पे आप चेक करते हैं कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है, वो कैसी न्यूज़ दे रहे हैं वर्सेस आप क्या लेके आ रहे हैं। उसने डाल दिया कि भाई ये फलाना एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट में 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो आज के डेट पे जब भी कोई इंसान बिजनेस चालू करता है तो इनिशियल 2-3 इयर्स तो बहुत स्ट्रगलिंग होते हैं। दैट्स टोटली फाइन। जब फैमिली को भी कहीं ना कहीं समझना होता है यार ये स्ट्रगल कर रहा है, ये साथ देना ज़रूरी है। बट राइट नाउ एज यू सेड इट्स ऑलमोस्ट 10 ईयर्स राइट नाउ। तो व्हाट डू यू से, इज इट नाउ कि आप वर्क लाइफ बैलेंस बना पा रहे हैं? हमें तो आपके बारे में पता है, बट मैं चाहता हूँ उन लोगों को आप बताएं कि हु एक्चुअली नमित जैन इज। तो अगर मैं शॉर्ट में ब्रीफ इंट्रो आपका चाहूँ तो आप वो कैसे बताना चाहेंगे? आई एम अ सिंपल गाय, डन माई स्कूलिंग फ्रॉम रायपुर इटसेल्फ। स्कूलिंग भी मैंने रायपुर से किया, कॉलेज भी रायपुर से किया। ये फैमिली बैकग्राउंड था, बिजनेस ओरिएंटेड थे। बट डे टू डे विद द टाइम चेंज होते गए, और लाइमलाइट बोल सकते हैं या मीडिया इंडस्ट्री ने मुझे एक छोटा जो ग्लैमर इंडस्ट्री बोला जाता है उस पे लाके नमित जैन बना दिया। तो मुझे ये चीज़ समझाइए, जैसे आपने बोला आपकी फैमिली बिजनेस क्लास से बिलोंग करती है। बिजनेस से जर्नलिज्म में जो सफ़र है वो बड़ा टेढ़ा सफ़र है। तो उसका डिसीजन कैसे लिया, घर वालों ने कैसे सपोर्ट किया उस चीज़ को लेकर? देखिए, घर वाले तो बड़ा ऐसा था कि यार तुम मत करो, तुम्हारे को ना कुछ उसके बारे में नॉलेज है, ना यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, आपका उसको एक्सपीरियंस भी नहीं है। बट ऑल हैपेंड, ऑल एक्सीडेंटली हैपेंड कि कुछ दोस्त ऐसे मिले, कुछ साथी ऐसे मिले कि जिन्होंने बहुत ही उकसाया कि यार यू हैव ए टैलेंट, यू हैव ए पावर टू मेक टीम, आप अच्छी टीम बना सकते हो, अच्छा काम कर सकते हो, और टीम बनाकर आप कुछ अच्छा कर सकते हो। अच्छे जर्नलिस्ट हमारे टच पे भी हैं। तो कुछ जर्नलिस्ट के साथ मेरा बैठना उठना था, और वहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ कि वी शुड स्टार्ट ए मीडिया। एंड हमने स्टार्ट किया टीवी के साथ में। टीवी के साथ में वी स्टार्टेड ऑन नियर अबाउट 15-16 के आसपास हमने टीवी स्टार्ट किया। एंड वहाँ से ये सफ़र शुरू होता है। हाँ, तो सर जब हमने ये चालू किया, व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज दैट यू फेस्ड? क्योंकि यू डिडंट बिलोंग फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। मतलब बड़ा चैलेंज तो ये था, और मार्केट को भी कभी कभी सुनता था तो मुझे लगता था कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा। ओके। आई वॉज लाइक कि पीपल वर लाइक कि कुछ नहीं है, कुछ समय के लिए आया है, पैसे जलाएगा और चला जाएगा। ये बहुत मीडिया वाले आए, बड़े बड़े लोग आए, चले गए, चला नहीं पाएगा। क्योंकि चैलेंज वॉज वॉट कि इट्स नॉट ए मनी मेकिंग प्रोजेक्ट। इट्स लाइक कि यू हैव ए ग्लैमर, यू हैव ए रीच, यू हैव ए अप्रोच। आपका अप्रोच है, रीच है, बट यू इन ऑल दिस मीडिया इंडस्ट्री डोंट हैव मनी। ठीक, पैसा बहुत बड़ा नहीं है इस पे, और मैन पावर को आपको रिटेन करना, प्लस जो कॉस्ट है एक टीवी को चलाने का, वो मेंटेन करना इज नॉट दैट इजी। ओके। ओके। तो उन सारे चैलेंजेस को देखकर लगता था कि यार कैसे होगा, क्या होगा। बट डे टू डे, और नाउ वी आर सेटिंग ऑन 2025-26 वी आर सेटिंग, और अभी तक के हम चल रहे हैं ईश्वर की कृपा से, और टीम के उससे प्यार से चल रहे हैं। तो जब हमने पोल किया समझने के लिए कि हम आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आया, व्हाई द नेम लल्लू राम? तो प्रखर यार, मैं एक बात बताऊंगा, लल्लू राम जो वर्ड है, मेरे से मैं आपको बताता हूँ कि दैट इज वेरी कैची फॉर्म ऑफ नेम, एंड हाउ वी फाइंड इट दैट, कि हमने निकाला कैसे ये नाम, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लल्लू हर गांव में मिलता है आपको, लल्लू हर गांव में मिलता है, और एक चीज हमेशा बोलता है, यार ये तो लल्लू व्यक्ति है, जो बोलेगा सच ही बोलेगा। तो वहां से निकला वर्ड लल्लू। ठीक है, और राम को हमने कनेक्ट किया राम भगवान के साथ में, और दोनों नाम को कनेक्ट करके नाम हो गया लल्लू राम। आपने उसका एक टैगलाइन पढ़ा होगा, सच कहेंगे लल्लू राम। तो टैगलाइन भी ऐसा निकला है कि एक गांव का लल्लू व्यक्ति है, जो बोलेगा सच बोलेगा, इसलिए टैगलाइन निकला सच कहेंगे लल्लू राम। एंड हाउ अबाउट जो उसमें लोगो है जिसमें एक बढ़िया सी मूंछ है? तो आई जस्ट टेल यू अबाउट द लोगो ऑल्सो। मैं लोगो के बारे में भी सबको बताना चाहूंगा, क्योंकि कई लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि नाम और ये लोगो आपने कैसे बनाया है। करेक्ट। तो आपने देखा होगा कि ऊपर एक पेन की नींव दिखती है आपको, तो वो पत्रकार की पेन की नींव है, कि पत्रकार लिखता है, पढ़ता है, सब चीजें हैं, तो वो पत्रकार की एक पेन की नींव है वो। उसके बाद में आप देखते होंगे कि बड़ी आंखें दिखती होंगी, 2 बड़ी आंखें उसके अंदर में। जी। वो 2 बड़ी आंखें जो है, वो एक पत्रकार को कोई भी अगर किसी स्टोरी पे काम करना हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, क्राइम हो, या रूटीन की खबरें हो, उसको वो अपनी बड़ी आंखें खोल के ब्रॉडर आइज से देखना होता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन एंड व्हाट्स द बिहाइंड द सीन। तो वो उसको देखना होता है, तो वो आंखें बड़ी बड़ी है, स्पेक्टिकल्स है उसके ऊपर में, एक चश्मा लगा हुआ है, कि एक पत्रकार जो होता है वो डीप, और उसको एनालिसिस करना होता है, रीड करना होता है, तो थोड़ा सा मेहनत का काम होता है, दिन और रात पत्रकार के लिए नहीं होता है कभी भी। तो वो एक स्पेक्टिकल्स उसको लगा हुआ है, एक ताव वाली मूंछ है उस पे, उसके बाद में उसके नीचे हम आते हैं तो एक ताव वाली मूंछ दिखती है आपको। एंड द ताव वाली मूंछ इज व्हाट, पत्रकार हमेशा ताव में ही रहेगा।
तो वो जो ताव वाली मूछ है वो पत्रकार की ताव है एक्चुअली। दैट इज द एटीट्यूड, दैट इज द ईगो, एक पत्रकार का वो दिखता है उसमें। तो दैट इज व्हाट इज दैट मुस्टैच। तो ये लोगो हो गया। उसके नीचे फिर आपको दिखता है नाम लल्लू राम, ठीक। उसके नीचे एक छोटा टैगलाइन दिखता है, सच कहेंगे लल्लू राम। ऑल इज अबाउट ग्रीन, ऑल इज अबाउट ब्लैक कलर। आपने देखा होगा लोगों को, तो सारा जो लोगो है वो ब्लैक कलर से बना हुआ है, सिर्फ नाम जो लिखा हुआ है इट इज ऑन ग्रीन कलर। वो ग्रीन का भी कंसेप्ट ऐसा है कि वी आर इनटू गो ग्रीन कंसेप्ट, वी आर डिजिटल। तो वो ग्रीन के साथ में हमने उसको कनेक्ट किया है। तो ऑल दिस आज द थॉट प्रोसेस फॉर द नेम एंड द लोगो। और इस लोगो को डिजाइन करने के लिए हमने किसी डिजाइनर को भी हायर नहीं किया था। अच्छा, मतलब जस्ट प्रखर, आई जस्ट टेल यू वन थिंग ना, हमने ऐसा कुछ एक्सपर्टीज हायर किया, ऐसा कुछ भी नहीं था। वी वेर 3-4 ऑफिस कलीग्स ओनली जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, आज भी मेरे साथ है वो लोग प्लस मेरे एक रेसिडेंट एडिटर हैं, उनकी वाइफ थोड़ी डिज़ाइनर है, वो उसने इसको थोड़ा सा टच एंड लुक दे के वो डिज़ाइन क्रिएट किया था। तो एक छोटी सी टीम ने इन सारी चीज़ों को स्टार्ट किया और वहाँ से स्टार्ट होते होते मेरे ब्रांड फॉर द पैन इंडिया आई कैन से। ओके ओके। तो इस पे मुझे एक चीज समझाइए, जैसे आपने एक लाइन बोली थी कि पत्रकार कभी सोता नहीं है। तो आज के डेट पे जब भी कोई इंसान बिजनेस चालू करता है तो इनिशियल 2-3 इयर्स तो बहुत स्ट्रगलिंग होते हैं। दैट्स टोटली फाइन। जब फैमिली को भी कहीं ना कहीं समझना होता है यार ये स्ट्रगल कर रहा है, ये साथ देना जरूरी है। बट राइट नाउ एज यू सेड इट्स ऑलमोस्ट 10 इयर्स राइट नाउ। तो व्हाट डू यू से, इज इट नाउ कि आप वर्क लाइफ बैलेंस बना पा रहे हैं? स्टिल आई जस्ट टेल यू वन, तो मेरे को मैं प्रखर बताना चाहूँगा तुम्हारे को और सारे दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, तुम्हारे जो सुनने वाले लोग हैं, कि पत्रकार या मैं जो जर्नलिज्म के इस इंडस्ट्री में आ गया है या मीडिया की इंडस्ट्री में आ गया है, वो 10 साल 15 साल कभी भी वो सो नहीं सकता है, वो चैन की नींद कभी नहीं सो सकता है। ठीक है, कब क्या इंसिडेंट हो रहा है, कब क्या चीज़ें हो सकती है, नोबडी नोज। हम और आप अभी यहाँ बैठे हैं, यहाँ हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, पता क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए हमें पता नहीं है, नोबडी नोज। तो हमारे लाइफ में कोई स्टेबिलिटी है ही नहीं। मतलब स्टिल, मतलब मेरी फैमिली, मेरे दोनों डॉटर्स तो मुझे कहते हैं कि पापा आप पहले से बहुत बदल गए हो। ठीक है, मेरी वाइफ बोलती है यार तुम शादी के 2012-13 में मेरी शादी हुई है और अभी भी मुझे वो एक ही चीज़ बोलती है कि यार तुम पहले वाले नहीं रहे। तो जब से मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ तो कम्प्लीटली और चेंज हो गए हैं, बिजी हो गए हैं, फ़ोन कॉल्स। ठीक है, आई एम नॉट इनटू व्हाट कि भाई क्या कंटेंट डेली रूटीन में जा रहा है, आई एम नॉट इनटू ऑल दैट। बट फिर भी चीज़ें हैं, पीआर है, अपने खुद के पर्सनल रिलेशंस इतने हो जाते हैं इसके बाद में। बट बहुत सारे डूज एंड डोंट्स आ जाते हैं लाइफ में, वो आपको ध्यान देना पड़ता है। तो वो चीज़ें कभी मुझे लगता है कि स्टेबल नहीं हो सकती, वो हमेशा चलती रहेगी जब तक ये मीडिया हाउस है, जब तक ये लल्लू राम है, जब तक ये न्यूज़ 24 है। आई डोंट फील कि ये स्टेबिलिटी आएगी। ओके ओके। सो डू यू मिस दैट पर्सनल लाइफ ऑफ योर्स जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सके, या जब आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि बच्चों के साथ एक बढ़िया रील बना रहे होते हैं उनके फादर? यार मैं फ्रैंकली सेइंग कि यार मिस तो करता हूँ, बट आई जस्ट टेल यू वन थिंग, बहुत ही मतलब ऑकवर्ड सा होगा बोलना मेरे लिए। मैं संडे को ना किसी का फ़ोन में नहीं उठाता और संडे आई गिव माई कंप्लीट टाइम टू माई फैमिली। बहुत लोग नाराज़ भी होते हैं यार ये क्या तरीका होता है, और संडेज़ को अगर कोई फैमिली फंक्शन भी हो या किसी फ्रेंड का भी फंक्शन हो, आई डू अवॉइड गोइंग देयर ऑल्सो। और कभी मेरी टीम भी अगर कोई इवेंट प्लान करती है या कोई इवेंट में मुझे एज ए गेस्ट भी जाना होता है तो आई अवॉइड गोइंग ऑन संडे। एंड स्टिल माई प्रेफरेंस इज वॉट कि आई गिव माई फुल संडे टू माई फैमिली। उसके बाद भी आई डू प्लान फॉर हॉलीडेज़, मैं कभी कभी प्लान करके हॉलीडेज़ भी जाता हूँ बच्चों के साथ में। हाँ ये है कि पहले जैसे मैं 7-8 बजे घर आ जाता था और घर आके बच्चों के साथ में टीवी देख लेता था या कभी कभार लूडो खेल लिया उनके साथ में, वो वाला टाइम अब ख़त्म हो चुका है। अब संडे का एकदम रिजर्व रहता है और संडे को ऐसा होता है कि मैं फ़ोन बंद करके पूरा टाइम उनके साथ रहता हूँ, लंच भी, ब्रेकफास्ट भी, डिनर भी साथ में करना होता है। तो आई गिव माई टाइम टू माई फैमिली ऑन संडेज़। तो आई हैव मेड दैट शेड्यूल कि इस तरीके से ही चलते रहना चाहिए। एंड अगर हम आते हैं बिजनेस पे, जहाँ पे जब, क्योंकि बिजनेस है उसमें उतार और चढ़ाव दोनों चलता रहेगा, कभी कभार एक ऐसा डाउनफॉल आता है जहाँ पे उस चीज़ को आता हुआ कोई नहीं देखता है, एंड उस समय ऐसा लगता है कि यार इट्स टाइम आई शुड क्विट, या इट्स टाइम कि मैं अब गिव अप करने वाला हूँ। तो ऐसा कोई फेज आपकी ज़िंदगी में आया था कभी? यार प्रखर फ्रैंकली स्पीकिंग कि यार ऐसे फेसेस तो ना कभी आते भी हैं और कभी नहीं भी लगता है कि ठीक है व्हाई शुड आई गिव अप। और मुझे गिव अप करने का मन किस लिए नहीं होता, आई जस्ट टेल यू फ्रैंकली, बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ मैं, और पूरी टीम के लिए, पूरे जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी होना चाहिए ये चीज़ें। बिहाइंड मी देयर आर 400 फैमिलीज। मेरी कंपनी के पीछे 400 लोग, इस ब्रांड के पीछे 400 फैमिलीज काम कर रही है। मुझे कभी कभी लगता है कि यार मैंने गिव अप कर दिया तो उस 400 फैमिलीज का क्या होगा।
उस 400 परिवारों का क्या होगा अगर मैंने गिव अप कर दिया तो कभी कभी मैं ऐसा सोचता हूँ कि यार आई शुड गिव माई एक्स्ट्रा टाइम, आई शुड पुट माई एक्स्ट्रा एफर्ट्स कि भाई मैं एटलीस्ट 400 फैमिलीज को अपने साथ लेके चल रहा हूँ, वो लोग मेरे साथ लंबे समय तक के चल पाए। गिव अप करने का मूड कभी नहीं आता है, ये लगता है कि यार मैं एक्स्ट्रा क्या कर सकता हूँ, मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्या लगा सकता हूँ। इफ आई एम वर्किंग 10 आवर्स ए डे, इफ आई एम वर्किंग 8 आवर्स ए डे, आई विल वर्क 12 आवर्स 14 आवर्स ए डे, बट मैं गिव अप नहीं करूंगा। क्यों? मुझे लगता है कि जिस दिन आई विल गिव अप, उस दिन मेरी टीम का क्या होगा, मेरे जो 400 परिवार मेरे साथ जो लगा हुआ है उनका क्या होगा। तो उनको जब मैं देखता हूँ तो बड़ा मैं इमोशनल हो जाता हूँ और मुझे लगता है कि यार आई शुड नेवर गिव अप। एंड आई एम सेइंग यू वेरी फ्रैंकली, जब तक ये मेरे में ताकत है, जब तक कि भगवान की ताकत मुझे दिया हुआ है, आई विल नेवर गिव अप। नाइस नाइस। ओके, तो मुझे ये बताइएगा कि ऐसे कोई कोट्स होते हैं, जनरली लोगों को थोड़ी मोटिवेशन रिक्वायर्ड होती है, तो आपकी जिंदगी में कोई ऐसा कोट है जो आपको याद है एंड इट गिव्स यू अ वेरी बिग किक? यार कोट तो मुझे बहुत अच्छा, एक बहुत छोटा सा कोट है, 24/7/365 डेज यू शुड वर्क। ठीक है, हमेशा 24 घंटे 7 दिन 365 दिन आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार अब हो गया बस। आप बैठे हो, आप ऑफिस में हो, चाहे घर पर हो, चाहे सो रहे हो, चाहे आप खाना खा रहे हो, आपको लगना चाहिए कि यू आर वर्किंग एंड यू शुड वर्क। तो ये कोट लाइन सबके लाइफ में होना चाहिए कि 24/7/365 डेज यू शुड वर्क। ठीक है, टाइम चल रहा है, टाइम निकलता जा रहा है, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। रिसेंटली ना मैंने एक बहुत प्यारे तरीके से कोट समझा था, सुना बहुत है, समझा अभी अभी, दैट इज कि पैसे और वक्त में, पैसे आप फिर से कमा लोगे, अगर आप गिरे हो तो आप फिर से कमा लोगे, बट अगर एक बार वो वक्त चला गया, वो वक्त वापस नहीं आएगा। मतलब टाइम इज पासिंग लाइक एनीथिंग। मतलब जब मैंने 15-16 में स्टार्ट किया था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि विल बी गोइंग सो लॉन्ग। ठीक है, अब जाके पास्ट देखते हैं, यार 10 साल हो गए यार, तो ऐसा फील होता है 10 साल हो गए यार इस इंडस्ट्री में। तो टाइम इज पासिंग लाइक, और ये तो हर किसी के साथ है। पैसा इज, मनी इज वॉट, कि कभी आएगा, कभी चला जाएगा, कभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कभी नीचे हो जाएगा। मनी इज नथिंग, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जिस टाइम पे आप करंट, पास्ट, फ्यूचर, ऑलवेज प्लान फॉर द करंट एंड फ्यूचर। हमेशा हर व्यक्ति को अपने करंट पे विचार करना चाहिए, अपने फ्यूचर पे विचार करना चाहिए। कुछ लोग जो अपने पास्ट पे अटक जाते हैं, उनको पास्ट पे कभी नहीं अटकना चाहिए। अभी जैसे हम बात करते हैं न्यूज़ की, जर्नलिज्म की बात करते हैं, तो इस पे एक जो सबसे बड़ा लूप होल आता है, दैट इज, मेरा ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है टू, जब भी मैं किसी जर्नलिज्म के साथ या जर्नलिस्ट के साथ बैठता हूँ, दैट इज सूत्रों के अनुसार। ये सूत्र आते कहाँ से हैं? ये कौन है ये लोग? देखो, सूत्र जो होता है ना प्रखर, दैट इज वेरी टिपिकल वर्ड, दैट इज कॉल्ड एज सोर्स। ठीक है, सोर्स आप भी हो सकते हो, सोर्स मैं भी हो सकता हूँ, सोर्स कोई भी हो सकता है। इस कैमरे के पीछे खड़ा हुआ जो कैमरामैन है, वो भी एक सोर्स हो सकता है। ठीक है, जिस पॉइंट पे आप खड़े हो, ठीक है, जिस पॉइंट पे वो कैमरामैन खड़ा है, जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ, और मेरे सामने अगर कोई इंसिडेंट हो रही है या मेरे कानों से वो बात जा रही है, तो मैं वो एक पत्रकार का सोर्स हो जाता हूँ। तो दिस इज द सूत्र, दिस इज द सोर्स, व्हाट इट्स कोटेड ऑलवेज, कि सूत्रों के अनुसार। और एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ आपको, जब आप सूत्रों के अनुसार कोई चीज लिख देते हो ना, तो आप बच जाते हो कि आप अपने ऊपर लायबल नहीं हो। मैं किसी और के ऊपर, मैं आपने अपनी चीजें फोड़ दी है एक्चुअली। ठीक है, मतलब आप जो इन जनरल भाषा बोलते हैं, आपने किसी और के कंधे में रख के बंदूक चला दिया है। दिस इज द सूत्र एक्चुअली, आई शुड से। सो डू यू थिंक, अगर मैं एथिकल बात करूं इन टर्म्स ऑफ नेशनलिज्म, कि क्या being a journalist, is it fair to say on the basis सूत्रों के अनुसार and then put out a statement and at the same time you don't know the real facts about it? It's just that कि सोर्स के थ्रू हमें चीजें पता चली एंड हमने वो चीज को पब्लिश की। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि सूत्रों के अनुसार वाली जो बातें होती है, दैट सोर्स, हमेशा आपको हर सोर्स पे आपको नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आपको उसको 2 लेयर 3 लेयर आपको उसको कंफर्मेशन करना चाहिए, आपको उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना चाहिए, क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं पता होना चाहिए। कुछ लोग हड़बड़ी में, कुछ लोग नंबर्स की रेस में ये गलती करते हैं, बट आई एम नेवर इनटू फेवर कि आपको इन रेस के चक्कर में या इस
फास्ट लाइफ में मैं कहूँगा कि आपको ऐसी गलतियां करनी चाहिए। कभी कभी सूत्र जो है बहुत भारी पड़ता है, आपको मैं बता देता हूँ। हाँ, मतलब ऐसा हम लोगों के साथ तो एक आध बार हुआ होगा आई गेस, अभी तो ऐसा याद नहीं आ रहा स्टोरी कोई, बट होता है इन जनरल। क्या होता है कि जो भी जर्नलिस्ट फील्ड पे काम करता है ना, जब वो कोई खबर लेके आता है ना, उसके हिसाब से वो बहुत बड़ी खबर लेके आया है, उससे बहुत कुछ हो जाएगा, उसको ऐसा फील होता है। उसको ऐसा लगता है कि मैंने जो कंटेंट लाया है वो किसी और के पास है ही नहीं। ये उसकी गलतफहमी होती है, कई बार हमारी गलतफहमी होती है, ठीक है। कभी कभी वो भी सच रहता है, कभी कभी हमें उसको करना रहता है। तो मेरा ये मानना ये है कि 3-4 लेयर्स में जब तक ये कंफर्मेशन ना हो, सूत्र के अनुसार से आप खबर बनाइए, नो इश्यूज। मैं बोलता हूँ कि गलत नहीं है, बट उसकी रियल टाइम, उसकी रियलिटी आप जान लीजिए। जब तक कि उसकी रियल टाइम और रियलिटी आप नहीं जानते हो, आपको पब्लिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि अर्थ का अनर्थ हो सकता है आपके उस खबर से। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूँ आज के डेट पे, यू हैव बीन ऑब्वियसली कॉम्पिटिटर एनालिसिस एक बढ़िया चीज़ होती है, जहाँ पे आप चेक करते हैं कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है, वो कैसी न्यूज़ दे रहे हैं वर्सेस आप क्या लेके आ रहे हैं। तो बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि वो रेस में कोई-कोई न्यूज़ ऐसी बाहर वो निकालते होंगे, जहाँ आप पीछे रह जाते होंगे। ऐसा आपको इंसिडेंट याद है जहाँ पे कोई इंसान सामने ले गया और बाद में आपको पता चला यार इसने तो यार गड़बड़ गलत चीज़ बाहर मार्केट में निकाल दी? देखिए, ऐसा प्रखर बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारा कंटेंट होता है। जैसे मैं एक बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ, क्राइम न्यूज़, ठीक है? क्राइम न्यूज़ इज़ व्हाट कि कोई एक्सीडेंट हो गया है। अब मेरा कॉम्पिटिटर है, उसने डाल दिया कि भाई ये फलाना एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट में 4 लोगों की मृत्यु हो गई है, ठीक है? उसने ना कंफर्म किया ना कुछ किया, वो नंबर्स गेन करने के लिए, एक बज़ क्रिएट करने के लिए उसने पब्लिश कर दिया और वायरल कर दिया कंटेंट को, लोग पढ़ भी रहे हैं। क्योंकि हमारे देश की ये बड़ी वो है कि लोगों को, हमारे देश के लोगों को क्राइम की खबरें बहुत ज़्यादा पसंद आती है, ठीक है? सनसनी जिसको बोलते हैं, ठीक है? तो उस जगह पे मैं अपने आप को पीछे रखना पसंद करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि या तो मेरी टीम वहाँ पहुँच जाए, वो खुद जायज़ा ले ले कि क्या हुआ है, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, क्या कितने लोगों की क्या हुई है, क्या इंजरी हुई है, क्या हुई है, क्या नहीं हुई है। जो पुलिस स्टेशन है, नियर बाय पुलिस स्टेशन है, या जो हॉस्पिटल लेके गए हैं, आप पूरी ऑथेंटिसिटी क्लियर कर लो। मैं वहाँ पीछे रहना पसंद करता हूँ, भले आधा घंटा पीछे हो जाओ, 1 घंटा पीछे हो जाओ, आई एम नो वरीज। मेरे को कोई हड़बड़ी नहीं है, मुझे रेस में नहीं जाना है। उसमें जो जिसको जैसा पब्लिश करना है करने, तो मेरे को जल्दी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो मैंने एकदम डेडलाइन और क्लियर लाइन किया हुआ है। आप जब तक ये क्लैरिटी ना हो जाए आपको, जब तक कि मैंने आपको बताया 2-3 लेवल का, आप जब तक कि आप उसको मतलब ओके रेक्टिफाई ना कर लो, तब तक ये पब्लिश नहीं करना है। ओके, अगर इसी में मैं साइकोलॉजी को घुसाता हूँ, जैसे आपने बोला सनसनी खबर इंडिया में लोगों को बहुत पसंद है, उसका कारण क्या है? माइंडसेट ऐसा हो गया है लोगों को कि लोगों को सनसनी पसंद आने लगी है एक्चुअली, पता नहीं क्यों। ओल्डन डेज से लोग मुझे बताते हैं कि, अब मैं अभी की बात नहीं करता हूँ, 70s 80s की बात जब बताते हैं लोग, तब से लोगों को सनसनी वाली खबरें बड़ी पसंद आती थी। राजा महाराजाओं के ज़माने से लोगों को पसंद आती थी कि राजा ने आज ये सनसनीखेज बयान दे दिया है, या आज राजा ने ये फरमान जारी कर दिया है, तब भी लोगों को, पूरे गाँव वालों को बड़ा मज़ा आता था। तो मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि हेरिडिटली जो है ये लोगों को पास ऑन हो रही है। व्हाट इज़ द फैक्चुअल, आई डोंट नो, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट अगर आप व्यक्तिगत पूछोगे तो आई हैव नो इंटरेस्ट ऑन क्राइम न्यूज़। मुझे ब्यूरोक्रेटिक न्यूज़ में बड़ा इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल अफेयर्स में, इंटरनेशनल अफेयर्स के कंटेंट में मुझे ज़्यादा पसंद है। और लेकिन कुछ लोग हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको भी क्राइम की खबरें, सनसनी वाली खबरें पसंद है। तो अब अपना अपना थिंक टैंक भी है, तो वी कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। अब आते हैं, जैसा आपने बोला आपको पॉलिटिक्स न्यूज़ बड़ा पसंद है। इस पे एक जो सबसे बड़ा लूप होल बैठता है, जो मुझे समझ आता है, दैट इज कि व्हेन इट इज अ न्यूज़ चैनल, दे आर सपोज टू बी प्रीटी न्यूट्रल। वो किसी का साइड नहीं ले सकते। एंड आज के डेट पे इस चीज़ को समझना और समझा पाना इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि आज के डेट पे लेट्स से अगर किसी ने भी कुछ गलत किया, उसको कितना उठाना है, वर्सेस किसी ने अगर कुछ अच्छा किया, उसको कितना उठाना है, उसको नाप नहीं जा सकता। दैट्स अ नॉन टैंजिबल थिंग। बट वहां पे एक आ जाती है लाइन कि आप फेवरिज्म कर रहे हैं, आप बायस्ड हैं। वैसे सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है? ठीक है, कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है, ठीक है। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम कुछ बैलेंस करके चलें। जैसे हमने एक रेशियो तय किया हुआ है कि विद द गवर्नमेंट, विद द विपक्ष, हमने एक तय किया है कि 55-60% हम सरकार के साथ चलेंगे, 40-35% हम विपक्ष को लेकर चलें। जब आप इस रेशियो को मेंटेन करके चलते हो और रेगुलर आप चलते हो, हमको डे टू डे नहीं करना है इन सारी चीज़ों को, रेगुलर रूटीन में हमको फॉलो करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके रीडर्स हैं, उनको एक ट्रस्ट रहता है आपके साथ में कि यार
ही इज नॉट बाइज्ड और दिस चैनल इज नॉट बाइज्ड। तो आपको हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा। एक दिन आपने एकदम फेवर कर दिया और एक दिन आपने एकदम बुराई कर दिया तो आप नहीं चल सकते हो, क्योंकि आपके रीडर को, आपको फिर जजमेंटल हो जाता है आपका रीडर। और आप अगर मेंटेन करके चलते हो तो योर रीडर विल नेवर बी जजमेंटल, क्योंकि जो आपका पाठक होता है वो आपका रियल रीडर होता है, वही आपका सब कुछ होता है। और उसका माइंडसेट और वो आपके दिल से आपकी चीज़ें पढ़ता है। हमें लगता है कि वो दिमाग से पढ़ रहा है या उसको कंटेंट चाहिए इसलिए पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। वो उसका अटैचमेंट हो जाता है, तो वो उस अटैचमेंट के साथ पढ़ता है और उसको पता है कि यार मैं जो पढ़ रहा हूँ दे आर नॉट बाइज्ड, दे आर नॉट, झुकाव नहीं है किसी की तरफ। हाँ, जो रेशियो है वो मेंटेन्ड चल रहा है। यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं, जैसे आपने बोला कि विपक्ष और जो सत्ताधार पार्टी पक्ष है, यहाँ पे जब जैसे अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, लास्ट फ्यू इयर्स में 2 बार चेंज हो चुका है। Exactly. पहले बीजेपी था, फिर कांग्रेस आया, फिर बीजेपी आया। एग्जैक्टली। तो क्या जैसे बहुत मूवीज में दिखाया जाता है कि न्यूज चैनल वाले और पुलिस वाले जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसके साथ बहुत तगड़ा टाइप बना के चल रही होती है, क्योंकि उनका धंधा उसी के साथ चल रहा होता है। तो क्या रियल लाइफ में भी ऐसा कुछ होता है? देखिए, रियल लाइफ में बहुत कुछ इस तरीके का नहीं होता है। व्हाट आई टोल्ड इज व्हाट कि योर माइंडसेट शुड बी क्लियर। आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। रूलिंग पार्टी के साथ में आपका थोड़ा सा झुकाव ज़्यादा होता है। मैंने रेशियो की बात की आपसे, 55% 60% रेशियो की मैंने आपसे बात करी। तो व्हाट इज कॉल्ड एज कि रेशियो जब आप मेंटेन करके चलते हो तो सरकारें चाहे कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, चाहे कुछ भी हो, आप अगर मेंटेन करके चलते हो तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी आती है या कोई बिजनेस में आपको विन विन सिचुएशन मिल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, चीज़ें मेंटेन रहती है। आपका रीडर आपके लिए ट्रूली आपको रीड करता है। बट इधर एक मेरे को एक चीज बताइएगा कि जब से इंस्टाग्राम हाइप में चला है, लाइक दैट इज आफ्टर कोविड, बहुत इंडिया में तो आफ्टर कोविड बहुत ज्यादा हाइप हुआ है। तो एक होता है जो न्यूज होता है, एक होता है सनसनी न्यूज होता है, और एक होता है जो सिर्फ वायरल न्यूज होता है। कोई सिर पैर नहीं है, वो सिर्फ डाल दिया जाता है बिना कोई वर्किंग के, बिना कोई फैक्ट चेक के, बस उसे डाल दिया जाता है। अब यहाँ पे जो ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जब वो न्यूज को लेके आ रहे हैं वर्सेस एक न्यूज चैनल ला रहा है, पता कैसे चलेगा कि हकीकत और सच क्या है? मैं यही बात आपसे बताना चाहूँगा कि ऑन द स्टार्टिंग ऑफ दिस पॉडकास्ट वी टॉक कि रियल लाइफ एंड रियल लाइफ, ठीक है। जो इन्फ्लुएंसर रहता है वो रियल लाइफ में ही चलता रहता है, हमेशा वो रील की लाइफ में ही चलता रहेगा और वो रील की तरह ही वो स्क्रॉल डाउन होता रहेगा। और मीडिया हाउसेस जो है वो रियल टाइम और रियल लाइफ पे चलती है, तो वो डिफरेंस आपको हमेशा महसूस होगा। एक बार के लिए हंसी गुदगुदी के लिए या एक सनसनी फैलाने के लिए आप ट्रू फैक्टर पे जा सकते हो। एक इन्फ्लुएंसर की या जो जिस भी तरीके का जो कंटेंट देने वाला व्यक्ति, आप उसको ट्रस्ट कर सकते हो, बट वो बहुत लंबे समय तक के चल नहीं पाएगा। मतलब एक समय के बाद में लोग उसको बोलेंगे यार ये तो सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए ही है। बट इस पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि लेट्स से देयर इज एन इन्फ्लुएंसर जिसका काम है कि वो मेक श्योर करेगा वो लाइफस्टाइल रिलेटेड सारी चीजों को लेके influence देखिए, सनसनी और लाइफस्टाइल रिलेटेड दोनों अलग अलग मसला। हाँ, मैं उसी में आ रहा हूँ। तो आज के डेट पे जब वो लाइफस्टाइल कंटिन्यूअसली कर रहा होता है और बीच बीच में सनसनी लाता है ना, तो जो ऑडियंस होती है उनको बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होता है और उनको कभी ट्रुथ नहीं जानना होता है, क्योंकि उसके लिए ये इन्फ्लुएंसर सब कुछ है। आज के डेट में देयर आर मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स, 100K 500K 1 मिलियन फॉलोअर्स सबके, एंड दे ट्रस्ट दिस पर्सन ब्लाइंडली। वो बिना सोचे समझे, क्योंकि इसने बोल दिया मतलब वो सही है। उस मोमेंट में कैसे समझे या समझाएं उस ऑडियंस को कि ये जो बोल रहा है या बोल रही है ये गलत है या ये अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स नहीं है। मैं आपने ये बात बताई है, मैं इसमें एक प्रकार एक बात बताना चाहता हूँ। आप अभी बहुत सुन रहे हो डिजिटल अरेस्ट, ठीक है, आपने सुना है डिजिटल अरेस्ट? व्हाट इज डिजिटल अरेस्ट? ऑनलाइन आपको कुछ लोगों ने कैप्चर कर लिया है। यार आप 21st सेंचुरी में रह रहे हो, यहाँ OTP देने में मना किया जाता है लोगों को और आप डिजिटल अरेस्ट हो रहे हो। तो आप लोगों को नहीं समझा सकते हो, जो आदमी को आप नहीं समझा सकते हो, जिस रीडर को या जो भी दर्शक आपका वो इन्फ्लुएंसर को देख रहा है, आप नहीं समझा सकते हो। बार बार सरकारें अनाउंसमेंट कर रही है, बार बार बैंक्स एंड एवरीबडी इज अनाउंसिंग कि भाई आपको अपना OTP किसी को नहीं शेयर करना है। उसके बाद भी उस जमाने में लोग डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं और अपना पूरा बैंक बैलेंस दे रहे हैं लोगों को, उन फ्रॉड्स को। उस जमाने में आप ऐसे लोगों को नहीं समझा पाओगे
ठीक है, आप बिल्कुल नहीं समझा सकते हो, ना उनको आप कितने भी मैसेज दे दो, उनकी एक थिंक टैंक बन जाता है, उनकी एक सोच बन जाती है, वो उसी रास्ते पे जाना चाहते हैं, उनको जो वो इन्फ्लुएंसर बताना चाहता है। बट डोंट यू थिंक ये वाली ऑडियंस अब धीरे धीरे बहुत मास में होने लग गई है? मेरे को ऐसा लगता है कि जेंजी वर्ड है, ये मुझे ऐसा लगता है कि जेंजी ही इसमें उलझ चुका है अब थोड़ा सा। बाकी उस जेंजी के ऊपर वाला जो पार्ट है या नीचे वाला पार्ट है, थोड़ा समय के साथ में इनको भी समझ में आने लगेगा कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। थोड़ा इट विल टेक टाइम, आई एम नॉट श्योर कि कितना टाइम लगेगा, बट लोगों को फैक्ट चेक और रियलिटी पता चलने लगेगी। अभी लोग भावनाओं में बह गए हैं, या बोलना चाहिए कि उस ग्लैमर में, जो रील का ग्लैमर है उसमें वो उलझ चुके हैं। इट विल टेक टाइम, देन दे विल कम बैक एंड दे विल रियलाइज कि हम जो चीजें कर रहे थे इट वाज ऑन ए रॉन्ग ट्रैक। बट इस पे ना मैं थोड़ा डिफरेंट आपको पर्सपेक्टिव दिखाना चाहूंगा। जेनजीज की जो सबसे खास बात है, ठीक है, दैट दे आर प्रिटी ओपन एंड दे नो नॉट टू यूज फिल्टर। हमारे टाइम पे क्या है, वो शुगर कोट का जमाना बहुत चलता था। अभी ऐसा है, अगर आप गलत हो तो आप गलत हो, वो सीधा मुंह पे बोलेंगे, ठीक है, एंड दे आर वेरी ओपन ऑन स्टफ लाइक दिस। और यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ मिलेनियल्स की, है जो उससे और ऊपर में बैठे हुए, जो स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ मेरे पेरेंट्स की, तो आज के डेट पे दे हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू स्क्रोल, एंड दे स्क्रोल एंड मेक श्योर वो पूरी वीडियो को देखे, एंड वहां पे वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। तो जहां पे अगर मैं बात करता हूँ 50+ वाले लोग, वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और कंपेयर अगर करें इन टर्म्स ऑफ क्वांटिफिकेशन कि कौन ज्यादा फ्रॉड में फंस रहा है, वो कैटेगरी। हाँ एग्जैक्टली, वही वही मैंने बताया ना आपको। हम जिस जमाने में घूम रहे हैं उस जमाने में लोग अभी भी, मतलब मैं तो बहुत शॉक्ड होता हूँ, मैं जब भी ये कंटेंट रीड करता हूँ या मेरे नॉलेज पे आता है कि यार वो डिजिटल अरेस्ट हो गया है, मेरे को बड़ी हंसी आती है उस समय पे। मुझे लिटरली, मैं आई लाफ ऑन दैट पीपल जो डिजिटल अरेस्ट हो गया बताते हैं। यार ये क्या है, मतलब आप किस सेंचुरी में रह रहे हो जहां लोगों को आपको ओटीपी देने के लिए मना किया जा रहा है, जहां आपको अपनी सारी चीजें आप अपना फोन तक के डबल लॉक में रखते हो, मतलब आपका स्क्रीन अलग लॉक है, आपका व्हाट्सएप अलग लॉक रहता है, उस जमाने में रह रहे हो और वहां आप डिजिटल अरेस्ट हो जा रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को कितना भी अवेयर कर लो, जिनको जो करना हो उनका माइंडसेट बड़ा क्लियर होता है। चाहे आप किस भी एज ग्रुप की बात कर लो, वो एक जगह स्टक डाउन हो जाते हैं तो उस चीज से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। जहां अगर मैं बात करता हूँ, पहले चलता था दूरदर्शन, दैट वाज द ओनली न्यूज चैनल, और न्यूज़पेपर का जमाना बहुत स्ट्रांग था। फिर धीरे धीरे मल्टीपल न्यूज चैनल आए, अब वो व्लॉग्स में बदल गए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में आ गए, अलग अलग तरीके से चीजें बढ़ रही, और कहीं ना कहीं अभी वाले एरा में इन्फ्लुएंसर्स भी बढ़ गए। तो वेयर डू यू थिंक इन फ्यूचर, क्या मीडिया हाउसेस का वैल्यू जो पहले हुआ करता था, आने वाले वक्त में वो वैसा रहने वाला है? देखिए, मैं आपको इसमें बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि विद द एज सेगमेंट ने अपना प्लेटफॉर्म डिसाइड कर लिया है। मतलब एक एज ग्रुप ने डिसाइड कर लिया है कि मुझे अखबार पे ही ट्रस्ट करना है। एक एज ग्रुप ने डिसाइड कर लिया, इसमें मेल फीमेल दोनों आती हैं, ठीक है, दोनों लोग आते हैं। और एक एज ग्रुप ने डिसाइड कर लिया है कि मुझे टीवी पे ही जाना है, मुझे टीवी पे जो दिखाया जा रहा है, क्योंकि वो रियल टाइम दिखता है उनको, क्योंकि उनको ये लगता है कि यार मैं अभी जो चीज़ें देख रहा हूँ अखबार में कल छपेगी, तो वो रियल टाइम वो टीवी पे वॉच करना चाहते हैं। और एक जनरेशन ऐसा है या एक एज ग्रुप ऐसा है जो चाहता है कि भाई वो लैपटॉप पे दिन भर काम कर रहा है, और वो जब लैपटॉप पे काम करता रहता है उसको डिजिटली नोटिफिकेशंस आते जाते हैं और उसमें वो रीड कर लेता है। और एक जो कॉलेज और स्कूल गोइंग जनरेशन की मैं बात करता हूँ, वो लोग क्योंकि सोशल मीडिया और उसमें बिजी रहते हैं, उनको ना लैपटॉप में काम करना होता है, दे आर इनटू ओनली फोन्स या दे आर ओनली इनटू सोशल मीडिया, वो इन्फ्लुएंसर्स की चीज़ों पे रहते हैं। तो पीपल हैव डिस्टिंग्विश, मतलब लोगों ने अपना अपना मीडियम बांट लिया है। डिटोरेट हो रहा है कम ज़्यादा, ये लाइफ में होती रहती है चीज़ें, बट एज वाइज लोगों ने अपना अपना मीडियम डिवाइड कर लिया है। आज भी मैं बोलता हूँ कि चाहे मेरे पिताजी हों चाहे आपके पिताजी हों, वो सुबेरे चाय के साथ में अखबार बिना उनको चाय हजम नहीं होती होगी, तो वो लोग हैं। बट आई डोंट फील कि माय डॉटर वो सुबेरे मॉर्निंग में उसको चाय के साथ में उसको अखबार नहीं चाहिए है, ठीक है, उसको फोन चाहिए है, उसको इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल डाउन करना होता है, उसको फेसबुक देखना होता है, तो वो अपना फेसबुक में अपना कंटेंट इन्फ्लुएंसर का जो आ रहा है वो देख रही है उस पर। बट मेरे पिताजी जो है वो अखबार में देख रहे हैं, ठीक है। मेरे पिताजी अगर दोपहर को लंच पे आ रहे हैं, मेरी मदर और फादर जब लंच कर रहे हैं, तो वो लोग टीवी देखते हैं, उस समय पे न्यूज़ चैनल ऑन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये दिखता है कि यार सुबह से लेकर अभी तक के क्या चीज़ें चली है देश भर में, वो हम एक बार न्यूज़ टीवी पर देख लेते हैं, ठीक है। फिर शाम को देखते हैं, क्योंकि जब आप आधा घंटा के लिए टीवी देखते हो सुबह या दोपहर को या रात को,
हर कंटेंट को आप गो थ्रू कर पाते हो, कुछ बहुत सारे कंटेंट छूट जाता है, तो वो कंटेंट आपको फिर अगले दिन अखबार में पूरा कवर अप हो जाता है। तो लोगों ने अपने आप को बांट लिया है, एज सेक्टर ने अपना अपना मीडियम बांट लिया है, कोई कम कोई ज्यादा, कोई कम कोई ज्यादा, इट डिपेंड्स। अगर मैं बात करता हूँ, दिस इज लाइक नेक्स्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ माइन, दैट इज व्हाट इज योर पीओवी विद रिस्पेक्ट टू नरेंद्र मोदी जी? नरेंद्र मोदी इज ए वेरी गुड लीडर, आई शुड से कि मतलब एक देश का नाम, मतलब आई हैव ट्रेवल मेनी कंट्रीज, इंडिया को लोग थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में देखते थे, एंड आफ्टर 2014 मुझे ऐसा फील होता है कि अब हमारा देश जो है वो वर्ल्ड पावर बोल सकते हैं या जो भी वॉट एवर वी कैन से, उस जगह पहुंचा दिया है। तो मोदी जी हैज़ मेड आर कंट्री प्राउड कंट्री, अ बिग कंट्री, इतना नेशन का नाम कर दिया है, तो प्राउड फील होता है। और उनकी वर्किंग स्ट्रैटेजीज, और मेरे को सबसे अच्छी बात मोदी जी की जो लगती है, उनका जो फैशन का जो है, वो मुझे लगता है कि यार लीडर्स होना चाहिए, उनको फैशन को ध्यान रखना चाहिए। तो यार अच्छा है, मतलब उनकी वर्किंग, आई लाइक इट। अच्छा, एक जो मेरे को समझना, ये मैं आज तक किसी से पूछा नहीं हूँ, मेरे को अब सिंस लग रहा है कि आपसे मैं ये पूछ सकता हूँ, दैट इज कि जब भी हम कोई भी बड़े पद पे जाते हैं, ठीक है, लेट्स से हो आईएएस हो, कोई मिलिट्री सर्विसेज हो, वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सो देयर आर सो मेनी सेट्स ऑफ एजुकेशन, देयर आर सो मेनी सेट्स ऑफ एग्जाम्स टू पास दैट, एंड उसके लिए जब तक हम क्वालिफाई नहीं होते तब तक हमें वो डिग्री या वो टाइटल नहीं मिलता है। बट वाई देर इज नथिंग फॉर पॉलिटिक्स? आज के डेट पे देर आर सो मेनी एमएलए, सो मेनी एमपीज, बहुत ऐसे हैं जो स्कूल ही नहीं पढ़े, मतलब स्कूल में 10th 12th के बाद खत्म हो गया, बहुत ऐसे हैं जो कॉलेज नहीं गए। तो यहाँ पे एक जो क्लासिफिकेशन है, वहां पे क्यों देर इज नो वर्किंग? प्रखर, ये जो है ना बड़ा गैप हो गया एक्चुअली, जो रूरल एरिया है वहाँ पर एक गैप था। बट आप पास देखिए, जितने आपने पहले देखा होगा कि 70 साल का एमएलए होता था, 80 साल का एमएलए होता था, चल नहीं पाता तो व्हील चेयर पे आता था, लेकिन वो इलेक्शन जीत जाता था। बट नाउ डेज आप देखिए कि आज 45 साल का व्यक्ति, जो कि इतने बड़े बीजेपी का है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन जी, ठीक है। तो नाउ यूथ आर कमिंग इनटू पॉलिटिक्स। अब यूथ जो आ रहा है वो अपने कॉलेज से नेतागिरी करते हुए आ रहा है या पॉलिटिक्स करते हुए आ रहा है, तो मतलब पढ़ा लिखा आ रहा है वो। और आपने देखा होगा कि पहले जितनी भी पॉलिटिकल चीजें होती थी वो सिर्फ हिंदी पे होती थी या रीजनल लैंग्वेजेस पे होता था। अब देखेंगे कि लीडर्स जो है अब कभी कभी इंग्लिश में भी अपने स्पीचेस दे रहे हैं। आप पार्लियामेंट के अंदर भी देखिए, बहुत सारे स्पीचेस होती हैं। आप अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट पेश किया पूरा इंग्लिश में पेश किया, नवा बजट उन्होंने पेश किया वो इंग्लिश में किया। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जो समय था वो अनएजुकेटेड पॉलिटिशियंस का, वो जमाना अब धीरे धीरे जाता जा रहा है। और अपकमिंग मेरे को लगता है कि हार्डली 5-10 ईयर्स ये लोगों का थोड़ा बहुत जमाना चलेगा। उसके बाद आपको पूरे पॉलिटिकल सिनारियो में, मतलब मुझे ऐसा लगता है पूरे पॉलिटिकल सिनारियो में आपको यूथ एंड एजुकेटेड लोग ही दिखाई देंगे, मुझे ऐसा लगता है। और शायद अब सरकारें जिस तरीके से चल रही हैं, इसमें भी जैसे एक 75 साल का एज ग्रुप सरकार ने सेट किया है, मुझे ऐसा लगता है कि एक एजुकेशन बेंचमार्क भी सेट कर दिया जाएगा कि इतना मिनिमम एजुकेशन तो एक पॉलिटिशियन को चाहिए ही, या इलेक्शन कमीशन ही शायद तय कर देगा इस चीज़ों को। लास्टली मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अगर मैं बात करता हूँ, इंडिया ग्रो कर रहा है, जैसे आपने कहा कि 2014 में जो ऐसा था सिस्टम, या उससे पहले जो था, वर्सेस जो अब हो गया है जहाँ पे इंडिया को लोग वैल्यू देने लगे हैं, वैसे इंडिया काफी स्पीड से ग्रो कर रहा है। वेयर डू यू थिंक वहां पे लल्लू राम कहाँ जाने वाला है इन फ्यूचर? देखिए, वी स्टार्टेड विद छत्तीसगढ़, नाउ वी आर इनटू 12 स्टेट्स। हिंदी का जो बेल्ट है पूरा, वो हमने कवर अप कर चुका है। Recently, past one and a half years back, we started Gujarati language. Then 6 months back, we started Odia language. Now we want to plan for Marathi and Bengali. तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ देश बढ़ रहा है वहाँ लल्लू राम भी बढ़ रहा है, और टचवुड बोलना चाहिए, विद गॉड ग्रेस पैन इंडिया हम बहुत जल्द कवर कर लेंगे। ओके, रियल नाइस। तो अगर मैं शॉर्ट में लोगों को ये बताना चाहूँ या पूछना चाहूँ आपसे, ताकि आप लोगों को ये बता सकें कि अगर आपको इस फील्ड पे उतरना है या इस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, तो इज देयर एनी थंब रूल और एनी पाथ टू दिस? इफ यस, व्हाट?
आई जस्ट टेल यू कि पैशन होना चाहिए. यू शुड बी पैशनेटिंग, वर्कaholic, और विजन बड़ा क्लियर होना चाहिए. आपका पैशन है, विजन है आपके पास में, नो पावर इज देयर टू स्टॉप यू. आपको कोई नहीं रोक सकता. आपका पैशन है, आपका थिंक टैंक है, आप वर्कaholic है, नोबडी कैन स्टॉप यू. कोई इस देश में, इस विश्व में ऐसी कोई ताकत नहीं बनी है जो आपको रोक सकती है इन सब चीजों से, या सक्सेस होने से आपसे रोक सकती है. आई टेल यू वन थिंग, कई बार मैं डीमोटिवेट भी होता हूं तो मुझे लगता है नहीं, आई कैन डू इट, और मैं कभी कभी कर लेता हूं, और नहीं भी कर पाता तो मुझे लगता है आई शुड ट्राई सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, मुझे लगता है कि मैं कर लूंगा. बिकॉज मैं बोलता हूं आपको पैशनेटिव होना चाहिए, शौक होना चाहिए. जब तक कि आपको शौक नहीं होगा तो आप कर नहीं पाएंगे. आपको अपने ऊपर लेके देखनी चाहिए सारी चीजें. यार मुझे शौक है, मुझे करना है, तो आप बिल्कुल कर लेंगे. रियल नाइस, रियल नाइस. काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये समझ आया कि कैसे एक्चुअल में लल्लू राम ने शुरुआत की, कहाँ वो जाना चाहता है, एंड द होल न्यूज और होल पर्स, मतलब जो बेसिकली उस बंदे, जो लल्लू राम के पीछे का बंदा है, उसके बारे में समझ आया कि वो कहाँ से स्टैंड किए एंड वो कहाँ ले जाना चाहते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट जो मुझे अच्छी लगी, दैट वाज you never quit because you have 400 family to feed, and that's like real crazy. Thank you so much for your insights, and it was really lovely. थैंक यू प्रखर, थैंक यू रायपुर पॉडकास्ट टीम कि उन्होंने आज ये मौका दिया कि आप लोगों के जो व्यूवर्स हैं उन तक के मेरी बातें पहुंच सके, एंड द जर्नी. और स्टिल आई एम वेरी मच ओपन. माय प्लेटफॉर्म्स आर ओपन फॉर यू ऑल. यू कैन कनेक्ट मी, यू कैन बी इन टच. और कभी आप लोगों को कोई क्वेरीज हो, या आप लोगों को कभी अपनी बातें रखनी हो कहीं, तो प्लीज़ यू कैन कनेक्ट. थैंक यू. Thank you so much. Stay tuned for more.